नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सरकार के खिलाफ कल होगा प्रदेश व्यापी विरोध प्रदर्शन। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने तय किया भोजन अवकाश का समय। मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। सिलेंडर की किल्लत से हलाकान कारोबारी, होटल ढाबों में लौटने लगे पुराने दिन। लकड़ी कोयला के जुगाड़ से चल रहा व्यवसाय। परेशान संचालकों ने कहा सरकार निकाले उपाय। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिली सौगात। बकाया भुगतान के लिए सरकार ने सुझाई नई तरकीब। 75% तक मिलेगी छूट। किश्तों में भुगतान करने की मिलेगी सुविधा। और बिलासपुर में डिजिटल जनगणना की शुरुआत। मोबाइल ऐप से होगा पूरे घर का हिसाब। भावी सरकारी योजना को ध्यान में रखकर तैयार हो रहा घरेलू डेटा। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने अपनी लंबित मांगों को लेकर 18 मार्च को प्रदेश भर में आंदोलन करने का निर्णय लिया है। फेडरेशन के आह्वान पर सभी विभागों के कर्मचारी उस दिन भोजन अवकाश के दौरान धरना प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। फेडरेशन ने 18 मार्च को प्रदेश भर के जिला और ब्लॉक मुख्यालयों में भोजन अवकाश के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इस दौरान कर्मचारी अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। फेडरेशन के पदाधिकारियों के अनुसार कर्मचारियों की लंबे समय से कई मांगे लंबित है, जिन पर अब तक ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना का निर्धारण, मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था पर पुनर्विचार, विभिन्न भत्तों में संशोधन और सेवा से जुड़े अन्य मुद्दे शामिल हैं। आंदोलन को सफल बनाने के लिए फेडरेशन द्वारा सभी विभागों में सूचना भेज दी गई है और कर्मचारियों से अधिक संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। पदाधिकारियों का कहना है कि यह आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहेगा और कर्मचारियों की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। फेडरेशन ने उम्मीद जताई है कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करेगी और जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेगी। इस राज्य शासन के गठन के बाद से हम लोग जो है तो अपनी डीए, महंगाई भत्ता, पेंशन प्रकरण, नियमितीकरण और कई ऐसे मुद्दे 14 सूत्री मांगे थी, उसके बारे में शासन का ध्यान आकृष्ट कर रहे थे। अभी उसमें से 2-3 मांगे शासन ने स्वीकार कर ली हैं। फिर भी 11 मांगे अभी भी हम लोगों की जो बकाया हैं, उसके बारे में राज्य शासन का पूरा ध्यान आकृष्ट करने के लिए 18 तारीख को माननीय मुख्य सचिव और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन जो प्रस्तुत करने वाले हैं। विधानसभा में हम लोगों को उम्मीद थी कि माननीय ओपी चौधरी जी हमारे 11 सूत्री मांगों पे वित्त मंत्री जी कुछ अपना पिटारा खोलेंगे। उन्होंने एक हमारी मांग को पूर्ण किया, उसमें कैशलेस चिकित्सा, जिसके लिए कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन उनका हार्दिक धन्यवाद देता है। परंतु 11 सूत्री मांगे थी हमारी। 11 सूत्री में एरियस हो गया, डीए हो गया, प्लस 4 स्तरीय वेतनमान, 300 दिन अर्जित अवकाश और अवकाश नकदीकरण और हमारे अनुकंपा नियुक्ति के बच्चे जितने हैं उनके 10% सीलिंग सहित हमारी 10-11 सूत्री मांगे हैं, जिस पे मुख्यमंत्री जी का बजट में कोई भी प्रावधान उन्होंने नहीं किया। तो जिसके विरोध स्वरूप हम लोग 18 तारीख को पूरे प्रदेश भर में प्रदर्शन करेंगे, पूरे जिला मुख्यालयों में, और सरकार से निवेदन करेंगे कि हमारी मांगे पूर्ण करें। प्रांतीय निकाय के आह्वान पर 11 सूत्री मांगों को लेकर के पूरे प्रदेश भर के लगभग 5.5 लाख से अधिक अधिकारी कर्मचारी व्यथित होकर के जो पुरानी हमारी मांगे थी वो पूरी नहीं हो पाई है। और एक कैशलेस जो सुविधा थी जिसको बजट में शामिल किया गया 100 करोड़ रुपए का, लेकिन अभी भी उसके लिए 1 अप्रैल से लागू होने कोई दिशा निर्देश मिल नहीं रहे। तो निश्चित रूप से पूरे कर्मचारी जगत में एक हताशा और निराशा का वातावरण है और इसको लेकर के माननीय कमल वर्मा जी के द्वारा एक भोजनावकाश में पुनः आंदोलन की शुरुआत करने की नींव रख रहे हैं। बिलासपुर के सरकंडा क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक रिटायर्ड आर्मी जवान के 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले नाबालिग बेटे को उसके ही दोस्तों ने महिंद्रा थार गाड़ी खरीदने और अय्याशी करने का झांसा देकर घर में रखे कीमती जेवर चोरी करने पर मजबूर कर दिया। आरोपियों ने खुद नकली सोना लाने का नाटक किया और पीड़ित छात्र से उसके घर का 17 तोला सोना
व 200 ग्राम चांदी मंगवा लिया, जिसे बाद में लगभग 7 लाख में गिरवी रखकर बेच दिया गया। इसके बाद भी आरोपियों का मन नहीं भरा और वे छात्र पर और जेवर लाने का दबाव बनाते हुए उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। डर के मारे नाबालिग ने 14 मार्च को पूरी बात अपने पिता को बताई, जिसके बाद घर की अलमारी चेक करने पर चोरी का खुलासा हुआ। सरकंडा टीआई प्रदीप आर्या के नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने बीएनएस की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर नाबालिग दोस्तों सहित जेवर खरीदने वाली खुशबू अग्रवाल, प्रियांशु देवेश सोनी और सहयोगी प्रियांशु सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से चोरी के जेवर भी बरामद कर लिए हैं। हाँ, एक बच्चा है और उसके साथ में जो उसके दो दोस्त हैं, वे आपस में थार गाड़ी किराए से लेके घूमने या पैसे इस तरीके से अय्याशी में उड़ाने के नाम से घर के कुछ सोने को लगभग 5-7 बार में थोड़ा थोड़ा निकाल के वो जो है अलग अलग जगहों पे उसको बेचा था। और उसमें से जो भी पैसा मिले उसमें उन्होंने उसमें घूमने फिरने में, खाने पीने में, ये सब में खर्च किया है। उपरोक्त मामले में थाना सरकंडा में धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन का एफआईआर लिया गया है और इसमें लगभग 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, जो इसमें एक लड़का जो अपने घर से सारे सोना लेके आया था, उसके साथ में दो दोस्त थे, जो कि उनको बोला था, उस लड़के से बोले थे कि हम भी अपने घर से सोना लाएंगे और साथ में घूमेंगे। तो उन्होंने उसको एक नकली सोना दिखाया था और वो लोग ने अपने घरों से सोना या पैसा नहीं लाए। एक ही लड़के को वो अपने घर से सोना लाने के लिए बोल रहे थे। बाद में जब लाने से मना किया तो उसको डराया गया उनके द्वारा कि अब तू अगर और नहीं लाएगा तो तेरा जो पहले का सोना है गिरवी रखे हैं वो डूब जाएगा, तो ले आ, ऐसा करके तो उसको डरा धमका करके, तो इसलिए इसमें धोखाधड़ी और एक्सटॉर्शन का एफआईआर लिया गया था। हाँ, उसमें कुछ सोना को उन्होंने एक जो लोन फाइनेंस कंपनी है वहाँ पे गिरवी रखा था और कुछ सोना को एक महिला के पास बेचा था। तो उसमें जो महिला है जिन्होंने उस सोना को खरीदा था उसको भी उसमें आरोपी बनाया गया। तो अभी का माहौल को देखते हुए आज के पेरेंट्स लोग को इसमें अपने बच्चों के ऊपर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो अपने कैसे दोस्त यारों के साथ बैठ रहे हैं और अपना दिन कहाँ पे और कैसे व्यतीत कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल क्या है। अगर उसको पेरेंट्स क्लोजली मॉनिटर किए तो इस तरह की घटनाओं से रोका जा सकता है और उनके बच्चे एक सही माहौल में रहें और सही जगह पे समय पे स्कूल जाएं, आएँ, अनावश्यक कहीं पे घूमें ना फिरें। होटलिंग और इस टाइप के जो अय्याशी वाली चीज़ों पे अगर उनकी दिन कट रहा है तो यहाँ पे पेरेंट्स को जागरूक होने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान 12वीं बोर्ड के हिंदी पेपर लीक होने का मामला सदन में जोर शोर से गूंजा। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने इस मुद्दे को उठाते हुए प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। मीडिया से बातचीत करते हुए देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश की स्कूली शिक्षा व्यवस्था पहले से ही कई मुद्दों को लेकर चर्चा में है और अब 12वीं के हिंदी पेपर के लीक होने की खबर सामने आना बेहद चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों द्वारा पेपर लीक कर चुनिंदा छात्रों को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि सामने आ रही जानकारी के अनुसार सिर्फ एक विषय ही नहीं बल्कि अन्य विषयों के पेपर लीक होने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में पूरे मामले की गहराई से जांच होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस विधायक ने सरकार और शिक्षा मंत्री से मांग की कि मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज कर निष्पक्ष जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। वहीं इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने पेपर लीक की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि एक छात्र संगठन द्वारा आधी रात को कुछ प्रश्न व्हाट्सएप ग्रुप में वायरल किए गए थे। मामले की जांच के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल को निर्देश दे दिए गए हैं। जांच में दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश के अंदर स्कूली शिक्षा का बुरा हाल है। ये बात जनचर्चा में है कि 12वीं का हिंदी का पेपर लीक हुआ है और ये पेपर लीक कुछ बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया गया है। जो जानकारियां आ रही है अभी तो 1-2 विषय की आ रही है, न जाने कितने विषय या हर विषय का पेपर लीक हो रहा है। ये जांच का विषय है। इस पर सरकार से, शिक्षा मंत्री से ये अपील करता हूं कि इस पे एफआईआर की जाए और जांच करके जो भी दोषी हैं उन लोगों को जनता के सामने सच्चाई सरकार द्वारा, विभाग द्वारा प्रस्तुत की जानी चाहिए। 12वीं कक्षा का कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है, बल्कि एक छात्र संगठन बेवजह आधी रात को कुछ क्वेश्चन को वो जानबूझ के व्हाट्सएप ग्रुप में चलाएं। अगर
व्हाट्सएप ग्रुप में कोई विषय चल रहा है तो भी हम उसको गंभीरता से लिए हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल को हमने कहा है कि आप एफआईआर कराएं, अगर कौन इसमें दोषी है, अगर वास्तव में कोई घटना है, दुर्घटना है या कोई दोषी पाए हैं या वास्तव में पेपर अगर लीक हुआ है तो उसमें कार्रवाई होनी चाहिए, इसलिए एफआईआर करने की बात हमने कही है। कोटा स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल के आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से बंद होने की घोषणा के बाद वहां पढ़ रहे आरटीई विद्यार्थियों का भविष्य संकट में आ गया है। इसको लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को आवेदन सौंपकर उचित व्यवस्था की मांग की है। अभिभावकों के अनुसार उनके बच्चे शिक्षा के अधिकार के तहत इस स्कूल में अध्ययनरत है। स्कूल प्रबंधन द्वारा जारी परिपत्र में बताया गया है कि 1 अप्रैल 2026 से कोटा परिसर की शैक्षणिक गतिविधियों का विलय भरनी स्थित सेंट जेवियर्स हाई स्कूल में किया जाएगा और कोटा शाखा बंद कर दी जाएगी। अभिभावकों ने मांग की है कि जब दोनों स्कूलों का विलय हो रहा है तो आरटीई विद्यार्थियों को भी भरनी स्थित मुख्य शाखा में प्रवेश दिया जाए ताकि उनकी पढ़ाई बिना बाधा जारी रह सके। उन्होंने चेतावनी दी कि ऐसा नहीं होने पर बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा। कोटा एरिया से भी कुछ बच्चे आए थे, भरनी एरिया कोटा एरिया से, तो उसमें आरटी के बच्चे, कुछ पेरेंट्स आए थे उन बच्चों के कि वो स्कूल वहाँ से शिफ्ट हो रहा है, तो उसके जो भी नियम कानून होंगे उसके अनुरूप उसमें भी हम लोग कार्रवाई। सर, हम लोग आरटी के जो भी पेरेंट्स है करगी रोड कोटा सेंट जेवियर्स स्कूल के थ्रू से आए हैं। हमारे बच्चों को पहले जब हम एडमिशन लिया गया था तो हमें एक ही चीज़ बोला गया था, जब हम लोग नियम पूछे थे तो कि 8वीं तक अगर आपका स्कूल है तो आगे हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। तो उन्होंने हमें सिर्फ एक ही बात बताई थी, 8वीं या 5वीं के बाद आप चाहें तो भरनी अपने बच्चों को ट्रांसफर करा सकते हैं। लेकिन आज सेंट जेवियर्स स्कूल बंद कर रहे हैं जो कि कोटा में स्थित है, उनका जो हेड है वो भरनी में है। तो आज हम वो बात अगर उनसे हम पूछ रहे हैं कि हमारे बच्चों को ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ, तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग, वो बच्चा हमारा अब बच्चा नहीं है, अब गवर्नमेंट का बच्चा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारे बच्चे जो है आरटी के तहत कोई भी जो भी हम लोग डाले थे दाखिला, वो तो हमारा निराश ही मानिए, क्योंकि वो लोग इसमें बच्चे को आप ट्रांसफर नहीं करा रहे हो ना। तो आप जैसे सेंट जेवियर्स में जो पढ़ रहे हैं उसे आप अपने आगे स्कूल में लीजिए ना। जब आप स्कूल बंद कर रहे हो तो हम तो अपने बच्चे को नहीं निकाले, आप लोग हमें निकाल के फेंके हो, ठीक है। तो इसी के कारण से कि हमारे बच्चे अब जाए तो जाए कहाँ, ये सब कुल मिला के 66 बच्चे प्रभावित हो रहे हैं इसमें। ठीक है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हम लोग सेंट जेवियर्स कोटा में हम लोग अपने बच्चों का दाखिला कराए थे जो कि आरटी के तहत, वो जितने भी आरटी के बच्चे हैं हम चाहते हैं जो सेंट जेवियर्स भरनी में है वहाँ ट्रांसफर कराए। उसमें हम देखिए, हम जितने भी 66 परिवार है गरीबी रेखा के तहत गरीब परिवार हैं, तो हम जैसे तैसे वो मैनेज करके हम ट्रांसपोर्ट देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को आरटी के तहत ही भरनी में ट्रांसफर कराया जाए। फिर मांगे पूरी ना होने पे एक चीज हम लोग और आवेदन करेंगे, कोशिश करेंगे डीओ सर से, कलेक्टर सर से, आरटी के तहत जो 12वीं तक स्कूल में है, जैसे 12वीं तक में मेरे को पूरा तो नहीं पता, जैसे आईएलबीडी हो गया, अपेक्स हो गया, सेंट मेरी, ये सब स्कूल में हमारे बच्चों को मैनेज किया जाए, वो भी आरटी के तहत। सेंट जेवियर्स स्कूल में हमारी बच्ची पढ़ रही है, अब वो स्कूल अचानक बंद हो रहा है और वहाँ पे बोला जा रहा है कि पेमेंट सीट में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उसको हम भरनी में दे देंगे, मगर आरटी में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनको हम लोग भरनी ट्रांसफर नहीं करेंगे। ऐसे करके स्कूल कब बंद हो, कैसे बंद हो रहा है, आप लोग को कैसे पता चला स्कूल बंद हो रहा है? उसको किसी प्रकार से अच्छे से बताया नहीं जा रहा है। यही बोला जा रहा है कि मतलब स्कूल विलय हो रहा है, कि कोटा से भरनी जा रहा है, यहाँ मैनेज नहीं कर पा रहे, यहाँ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसके द्वारा बताया गया है? नोटिस दिया, ये चीज नोटिस दिया गया है और वहाँ पे जैसे हर पेरेंट्स जाके मिले हैं जैसे प्रिंसिपल सर जी से, तो वो लोग वही बता रहे हैं कि विलय हो रहा है सर, बंद नहीं हो रहा है हमारा स्कूल, जबकि बंद हो रहा है स्कूल। और वहाँ पे पेमेंट वाले बच्चे लोगों को ले रहे हैं और आरटी वाले बच्चे लोगों को नहीं ले रहे हैं। हमारा यही कहना है कि हम 4 स्कूलों को छोड़ के सेंट जेवियर्स स्कूल में अपने बच्चे लोगों को दाखिला दिलाए हैं, तो हमारा कहना ये है कि भाई भरनी में ही हमारे बच्चे लोगों को पढ़ाया जाए। स्कूल प्रशासन वही बोल रही है भाई कि आपके बच्चे लोग आरटीई में हैं, आरटीई के तहत कहीं ना कहीं आप लोगों को मिलेगा, ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है। हाँ, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ऐसा बोला जा रहा है, ये हमारे ऊपर नहीं है करके। अभी कलेक्टर साहब क्या बोलेंगे? जो कार्रवाई होगा नियम से होगा बोल रहे हैं।
राजधानी बिलासपुर में शिक्षा के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जहां ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल द्वारा सीबीएसई संबद्धता का झूठा दावा कर सैकड़ों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का मामला गर्मा गया है। जानकारी के अनुसार स्कूल प्रबंधन ने पूरे साल सीबीएसई पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाई कराई और मोटी फीस वसूली, लेकिन वार्षिक परीक्षा संपन्न होने के बाद अचानक अभिभावकों को मैसेज भेजकर छत्तीसगढ़ बोर्ड के तहत दोबारा परीक्षा दिलाने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया। इस विश्वासघात से आक्रोशित सैकड़ों पालकों और विद्यार्थियों ने सोमवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और जब ठोस समाधान नहीं निकला तो रात होते होते यह गुस्सा सड़क पर उतर आया। उग्र प्रदर्शनकारियों ने स्कूल मुख्यालय, कलेक्टर बंगले के पास और सिविल लाइन थाने का घेराव कर जमकर नारेबाजी की, जिससे शहर में तनाव और जाम की स्थिति निर्मित हो गई। अभिभावकों का सीधा आरोप है कि स्कूल ने धोखाधड़ी कर बच्चों का साल बर्बाद किया है और अब अपनी गलती छिपाने के लिए उन पर मानसिक दबाव बनाया जा रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन की टीम ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की। वहीं पीड़ितों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जिला मुख्यालय में इतने बड़े स्तर पर बिना मान्यता के यह गोरख धंधा कैसे फल फूल रहा था। यही सवाल हमारा भी है कि जब तक 8वीं में हमारे को सीजी से कराया जा रहा है, अभी तक सीबीएसई पढ़ाया गया, आज कल एग्जाम देंगे तो बच्चे क्या पढ़ के एग्जाम देंगे, इसका भी कुछ वो बताया नहीं जा रहा है। बताया गया तो 2 टर्म बताया जा रहा है कि दूसरे टर्म में आप एग्जाम दे दीजिए, उसमें फिर कौन सी बुक्स कर पढ़ेगा बच्चा, क्या करेगा, उसका कोई आंसर नहीं है इनके पास में। और फिर उसके बाद सीबीएसई पढ़ता हुआ बच्चा सीजी का वो लेके जाएगा आगे, फिर उसको सीबीएसई कंटिन्यू करना है, उसका क्या होना है, कोई आंसर नहीं है। इनको अगर सीजी करवाना था, जब इनके ऊपर केस चल रहा था तो इसको 4 साल 5 साल पहले, अच्छा तो नहीं इनको कि 4 महीना पहले या 2 महीना पहले दिया होगा, इनको जैसे भी दिया था तो इन्होंने सीजी करवाना था ना भाई। और एकदम एंड वक्त में अब बच्चों को बोल रहे तो बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा है। और इन्होंने जैसे अभी भी 27 तारीख को हम लोग को इन्होंने बुलाया, मैडम ने, प्रिंसिपल मैडम ने हमसे साफ साफ स्पष्ट कहा कि आपको सीबीएसई पैटर्न का आपको रिजल्ट दिया जाएगा, आप निश्चित कर रही है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर प्रशासन से अगर फोन भी आती है तो आप यही कहना कि हमारा बच्चा सीबीएसई पढ़ाई कर चुका है, तो सीजी का पढ़ाई कैसे करके पेपर दे, समझे। और उसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया, आश्वासन देने के बाद हम दोस्त ठीक चलो भाई, उन्होंने आश्वासन दिया, हम उनके बातों पे अमल किया। अब उसका रात के अचानक कोई कब कहाँ है, कोई कहाँ जाने वाला, कोई किसका है, तो वो कैसे देगा। और जब पढ़ाई भैया ने जो कहा वो कैसे पेपर देगा, वही मैं बताऊँ। उन्होंने भैया ने जो कहा ना कलेक्टर महोदय से, हम भी निवेदन करते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य को खराब न किया जाए। आज हमको 1 घंटे पहले बोला जा रहा है कि कल से आपके बच्चे का सीजी का एग्जाम है, जबकि हमारे सारे बच्चे सीबीएसई का एग्जाम दे चुके हैं, पेपर ओपन हो चुका है, 20 तारीख को 27 को हमको रिजल्ट मिलना है। हम सीजी में नहीं पढ़ाना चाहते थे बच्चों को, इसलिए हम सीबीएसई में डाले। अब हमको सीजी रिजल्ट नहीं चाहिए, हमसे सिर्फ एक मांग है स्कूल से कि वो अपने बेहतरई ब्रांच से हमको अपने सीबीएसई का मार्कशीट और टीसी दे दे हमारे बच्चों के लिए, क्योंकि हम सीबीएसई का ऑलरेडी फीस भर चुके हैं। तो हम लोग को बस रिजल्ट चाहिए इनसे सीबीएसई का। हमको स्कूल से कोई शिकायत नहीं है, स्कूल प्रबंधन कुछ भी करे, वो डीओ ऑफिस को क्या जवाब देता है सर, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सीबीएसई का रिजल्ट चाहिए, हमको सीबीएसई टीसी चाहिए, क्योंकि हमने फीस सीबीएसई का दिया हुआ है। अगर उन लोग का स्कूल सीजी था तो उनको सीजी बोर्ड एग्जाम दिलवानी थी, ये उनको पता था ना, तो ये प्रिपरेशन उनको पहले करवानी चाहिए थी। 1 दिन पहले क्यों बताया जा रहा है हमको, वो पहले आपको अभी आज 8 बजे हमको मैसेज आया है कि सुबह को 9 बजे आपके बच्चों की एग्जाम है, वो भी पहला पेपर मैथ्स का है, कैसे देंगे बच्चे, वो बताओ। कि हम लोग ये सोच के एडमिशन कराए थे हमारे बच्चे का कि ये सीबीएसई स्कूल है, हमारा बच्चा नर्सरी से लेके 8th क्लास तक यहीं पे पढ़ रहा है। आज हमारे पास नोटिस आता है 8:15 बजे कि आपको कल सीजी बोर्ड में अपने बच्चे को एग्ज़ाम दिलवाना है। इसके पहले हम लोग को पीटीएम में बुलाया गया है और उन्होंने ये कहा है कि आपका बच्चा एग्ज़ाम नहीं भी दिलाएगा चलेगा, हमारे स्कूल का एग्ज़ाम हो चुका है। लेकिन आज हमारे पास नया नोटिस आता है क्लासरूम ऐप में, जो स्कूल द्वारा ही बनाया गया है कि आपको एग्ज़ाम दिलाना है। कल एडमिट कार्ड आप वहीं से कलेक्ट करें और अपने बच्चे को वहाँ पर एग्ज़ाम दिलवाएँ करके। इसमें ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जो व्यवहार बिहार है, इसमें कुछ पेरेंट्स आए थे, उनका ये बोलना था कि सीबीएसई एफिलेटेड नहीं है वो स्कूल और वहाँ सीबीएसई पैटर्न पे ही पढ़ाई कराई जा रही है, जबकि उनको जो 5th में बच्चे हैं या 8th में बच्चे हैं उनको एग्ज़ाम्स भी देना है। और अगर ऐसा हुआ तो अभी टाइम पे फिर वो सीबीएसई में उनका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए हमने एजुकेशन विभाग को
ये बात की है उनको, तो जून में एक तो अभी जो पेपर कंटिन्यूअस होंगे उसमें वो अवसर मिलेगा उनको, साथ में जून में भी हम लोग उनको पेपर का एक और अवसर मिलेगा उनको, तो बच्चे पेपर दे पाएँ। सबसे इम्पोर्टेंट कंसर्न ये है कि बच्चों का किसी भी स्थिति में उनको लॉस नहीं हो, ये पहला हम लोगों का कंसर्न है और इसी पे हम लोग अभी काम करें। ये मेरा बल्कि आपके माध्यम से अपील रहेगा कि जो भी ऐसे स्कूल्स हैं जो किस बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, वो स्पष्ट जो है स्कूल में भी होना चाहिए। हमने डीओ को ही बोला है कि इसमें किसी प्रकार का लोगों को कन्फ्यूजन नहीं रहे, वो स्पष्ट दिखता रहे, इस तरह से वो निर्देश जारी करेंगे वो। और बाकी जगह पे भी हम लोग इस तरह से देखेंगे कि ऐसी और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब 7 समंदर पार भारत के शहरों तक भी महसूस किया जाने लगा है। इसका सीधा असर बिलासपुर की रसोई पर दिखाई दे रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत के कारण शहर के कई होटल और ढाबे संचालकों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि अपनी रोजी रोटी बचाने के लिए होटल संचालकों को फिर से पारंपरिक चूल्हा का सहारा लेना पड़ रहा है। जब हमारी टीम ने शहर के अलग अलग होटलों और ढाबों का जायजा लिया तो कई जगहों पर चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। शहर के प्रसिद्ध बल्ले बल्ले ढाबा, खालसा पराठा और न्यू गुप्ता होटल सहित कई ढाबों में गैस की वजह से लकड़ी और कोयले से चूल्हे जलाकर खाना बनाया जा रहा है। होटल संचालकों का कहना है कि कमर्शियल गैस सिलेंडर समय पर नहीं मिल पा रहे हैं, जिसके कारण होटल चलाना मुश्किल हो गया है। लेकिन होटल बंद करना भी संभव नहीं है, क्योंकि इससे उनकी रोजी रोटी के साथ साथ वहां काम करने वाले कर्मचारियों की आजीविका भी जुड़ी हुई है। यही वजह है कि उन्होंने मजबूरी में पुराने तरीके अपनाने शुरू कर दिए हैं। दिलचस्प बात यह है कि कई ढाबा संचालकों ने ड्रम काट कर देसी बर्नर जैसे चूल्हे तैयार कर लिए हैं। कुछ जगहों पर इन चूल्हों में ब्लोअर या पंखे भी लगाए गए हैं ताकि आग तेजी से जले और खाना जल्दी बन जाए। हालांकि गैस की तुलना में इन चूल्हों पर खाना बनाने में ज्यादा समय लगता है, लेकिन फिलहाल यही जुगाड़ होटल और ढाबा संचालकों के लिए सहारा बन गया है। 2 तारीख से लगा रहे क्या कैसे कटवा आपने ड्रम से? एजुकेशन वाले के यहाँ लेके गए, एक ड्रम का 2 टुकड़ा किया और होल कर उसमें लोहे की राड बिछा के जाली बना दिया, उसी में जला। कितना पैसा लिया आपसे? पूरे ड्रम का कितना कॉस्ट पड़ा एक ड्रम का? ड्रम अलग से खरीदा 800 का और 2 भट्टी बनाने का 3000, इधर उतना नहीं लगता। ये चूल्हा में बना रहे हैं खाना, अब कब तक आएगी गैस हम लोग को कुछ पता नहीं। तो ये चूल्हा जलाने से परेशानी नहीं हो रही? परेशानी हो रहा है भैया, बहुत परेशानी हो रहा है, क्या करें, तो मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा। कितना बल्ले बल्ले होता है। कितना दिन से गैस खत्म हो गए? अभी 1 हफ्ता हो गया सर। और पता किया गैस के बारे में मार्केट? पता किए हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है गैस अभी। गैस तो अभी कभी कहीं मिल नहीं रहा है, तो 1 हफ्ता हो गया, हम लोग को बहुत परेशानी हो रहा है। तो हम चूल्हा से ही खाना बना रहे हैं, लकड़ी लाकर, लकड़ी की रेट बढ़ गया है। कितना हो गया? 800 रुपये मिल रहा है, तो लकड़ी ही जला रहे हैं। आइडिया कैसे आया चूल्हा जलाने? इतना धुआं है और ये शहरी क्षेत्र के निगम वाले भी परेशान करते हैं। हाँ, तो क्या करें, मजबूरी बंद तो कर नहीं सकती क्योंकि रोजी रोटी है, इसी चलता है काम हम लोग का। कर्मचारियों तो चूल्हा भी हम लोग का आया, पुराने जैसे गाँव में करते हैं, तो गाँव से ग्रामीण से हम लोग सीखे हैं, चूल्हा जलाना सीखे हैं। आपको पता होगा पर्यावरण का एक आदेश आया था, इसमें भट्टी जलाना भी बंद कर दिया गया, निगम वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा नवाचार किया। ये कहाँ से आपको? अब देखें यूट्यूब में भी सब जगह जितने भी होटल है वो लोग भी सब चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग भी वैसे यूज़ किए, देख के सीखते हैं। खाना बना रहे हैं, मेरे यहाँ सभी महिलाएं काम करती हैं। उन लोग मेरे को बोलते हैं आंटी ये हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो मैं बोली कि हम लोग लेडीज़ हैं, महिला हैं, हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है, हम हमारी रोजी रोटी चलेगी और हम सबको खाना खिलाएंगे, इसलिए हम 3-3 चूल्हे में खाना बना के सबको खिला रहे हैं। शुद्ध खाना, घर का खाना, देसी खाना। आंटी गैस कब खत्म हुआ?
हमारे यहाँ 4-5 दिन हो गया खत्म हुआ। आपने पता किया था एजेंसी में क्या कहा? अभी तो फिलहाल मिल नहीं रहा है गैस। 1 हफ्ता हो गया सर, पूरा गैस मिल ही नहीं रहा है। पूरा आपकी काम देखना पूरा हो गया, कब तक आएगा ना कब तक, बड़ा परेशानी दे रहे हैं। बिलासपुर के सेंद्री स्थित राज्य मानसिक स्वास्थ्य अस्पताल में मरीजों की बढ़ती तादाद के कारण मौजूदा संसाधनों पर भारी दबाव देखा जा रहा है, जिसे देखते हुए अब अस्पताल प्रबंधन सुविधाओं के विस्तार की तैयारियों में जुट गया है। पूर्व में यह अस्पताल केवल 100 बिस्तरों की क्षमता वाला था, जिसे हाल ही में बढ़ाकर 200 बिस्तरों का कर दिया गया है और वर्तमान में यहाँ लगभग 140 मरीज उपचाराधीन हैं। क्षमता बढ़ने के साथ ही दैनिक व्यवस्थाओं में चुनौतियां सामने आने लगी है। विशेषकर कपड़ों की धुलाई को लेकर समस्या गंभीर है, क्योंकि इतने ज्यादा मरीजों के कपड़ों के लिए अभी केवल एक ही मशीन उपलब्ध है। अस्पताल के अधीक्षक ने जानकारी दी है कि मरीजों की संख्या के अनुपात में धुलाई का काम काफी बढ़ गया है, जिससे सुचारू संचालन में बाधा आ रही है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रबंधन अब शासन या CSR कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद से नई वॉशिंग मशीन और अन्य आवश्यक संसाधनों की उम्मीद जता रहा है, ताकि भविष्य में मरीजों को बेहतर और स्वच्छ सुविधाएं प्रदान की जा सके। हमारे यहाँ क्या है, वर्तमान में पहले 100 बेड हॉस्पिटल था, अब 200 बेड हॉस्पिटल संचालित है, जिससे अभी वर्तमान में लगभग 140 मरीज भर्ती हैं। तो काफ़ी धुलाई के लिए जो कपड़े निकलते हैं वो अभी एक मशीन संचालित है, तो वो चल रही है, वो भी थोड़ी पुरानी हो गई है और कपड़ों की संख्या को बढ़ते हुए एक और अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है और उसमें एक नई मशीन को भी स्थापित किया जाएगा। इसके लिए शासन से बजट या CSR मद से हमको मशीन मिलने की उम्मीद है। शहर में पीलिया यानी जॉन्डिस और डायरिया के मामलों में अचानक आई तेजी ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने इस स्थिति की पुष्टि करते हुए बताया कि सिम्स और अन्य अस्पतालों में पीलिया के कई नए मरीज भर्ती हो रहे हैं। प्राथमिक जांच में इस संक्रमण का मुख्य कारण दूषित पेयजल और बाहरी अस्वच्छ खान पान पाया गया है। CMHO ने नागरिकों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है और कहा है कि संक्रमण से बचने के लिए पानी उबालकर ही पिए और ठेले गुमचों पर मिलने वाली खुले खाद्य पदार्थों से परहेज करें। स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में लगातार सर्वे कर रही है, ताकि नए मरीजों की पहचान कर उन्हें समय पर उपचार दिया जा सके। पीलिया के लक्षणों में उल्टी, मतली, भूख न लगना, जी मचलाना और खाने में अरुचि जैसे संकेत प्रमुख हैं। यदि किसी व्यक्ति में ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर रक्त जांच करानी चाहिए। CMHO ने आश्वस्त किया है कि विभाग की टीमें पूरी तरह सक्रिय है और प्रभावित इलाकों में निगरानी बढ़ा दी गई है। साथ ही डायरिया के मरीजों की स्थिति में भी सुधार देखा जा रहा है और उन्हें तत्परता से इलाज मुहैया कराया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने नगर निगम के सहयोग से पेयजल स्रोतों की सफाई और क्लोरीनीकरण सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दे दिए हैं, ताकि संक्रमण के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सके। पीलिया के कुछ केस सिम्स में जा रहे हैं। अभी मैंने लगातार में ये चूँकि दूषित पानी पीने से होता है और खाना भी बाहर का लोग जो खाते हैं ठेले वगैरह में, तो लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि पानी उबाल के पिएं। कुछ जगह पे जहाँ पानी ख़राब आ रहा है और केसेस निकल रहे हैं, वे लोग पानी उबाल के पिएं और बाहर का खाना नहीं खाएं। ये मेरी उन लोगों से अपील रहेगी। पर अभी कुछ केस निकल रहे हैं, कुछ डायरिया के केस निकले हैं, तो बाकी अभी हमारा जो टीम है लगातार सर्वे कर रहा है, तो अभी डायरिया के पेशेंट भी ठीक हैं और जो जॉन्डिस के पेशेंट आ रहे हैं जिसमें कभी कभी वॉमिटिंग लगता है, नोशिया लगता है कि खाने में रुचि नहीं है और भूख नहीं लग रहा है, तो ऐसे केस यदि मिलते हैं तो उनका हम तुरंत ब्लड से उनका जांच कराएंगे और यदि होगा तो तत्परता से उनको ट्रीटमेंट देंगे। मेरी जो टीम है वो मैंने सर्वे के लिए उन एरिया में लगा दी। बिलासपुर जिले के ग्राम परसाही में सामाजिक रूढ़िवादी परंपराओं को तोड़ते हुए दो बेटियों ने अपनी मां का अंतिम संस्कार कर एक मिसाल पेश की है। गांव की 70 वर्षीय भूरी चौहान पति बलदाऊ चौहान का निधन हो गया था।
उनके कोई पुत्र नहीं थे, लेकिन 2 बेटियां जानकी चौहान और रानी चौहान हैं। मां के निधन के बाद दोनों बेटियों ने समाज की परंपराओं की परवाह किए बिना आगे बढ़कर जिम्मेदारी निभाई। उन्होंने मां को कंधा दिया और पूरे विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। इस दौरान गांव के लोगों ने भी उनका समर्थन किया और बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में शामिल होकर उनका हौसला बढ़ाया। कार्यक्रम में सरपंच प्रतिनिधि जितेंद्र कमलेश, पार्षद रेखा बेदराम, सूर्यवंशी और मोहन शिवा सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे। इस पहल को ग्रामीणों ने समाज में समानता और बदलाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनहित में जारी मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना उपभोक्ताओं के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना के तहत 31 मार्च 2023 तक की स्थिति में बकाया बिजली बिलों पर भारी छूट प्रदान की जा रही है, जिसमें BPL श्रेणी के उपभोक्ताओं को मूल बकाया राशि पर 75% तक की छूट दी जा रही है। वहीं घरेलू और कृषि पंप कनेक्शन धारकों को मूल राशि में 10% और सरचार्ज यानी विलंब शुल्क में 100% की पूर्ण छूट का प्रावधान है। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए बकाया राशि के भुगतान हेतु किस्तों का विकल्प भी दिया गया है, जिसमें 50,000 रुपए से कम के बकायेदारों को 40 किस्तें, 50,000 से 1 लाख रुपए के बीच वालों को 50 किस्तें और 1 लाख रुपए से अधिक बकाया होने पर 60 किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ता विभाग के मोर बिजली मोबाइल ऐप पर जाकर ऑनलाइन पंजीयन कर सकते हैं या अपने नजदीकी वितरण केंद्र, सब डिवीजन या डिवीजन कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। पंजीयन के पश्चात उपभोक्ताओं को SMS के माध्यम से उनकी छूट और देय राशि की पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले तो मोर बिजली ऐप, एक बिजली विभाग का एक मोबाइल ऐप है, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा और ऑनलाइन ही उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे ही आप ये मोबाइल ऐप डाउनलोड करेंगे तो एक समाधान योजना करके एक आपको बटन दिखाई देगा, उसको क्लिक करने से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहीं पर भी आपको पता चल जाएगा आपको कितना छूट इस योजना के तहत मिल रहा है और कितना आपको पटाना पड़ेगा। ये सारी प्रक्रिया ऑनलाइन है, सभी प्रक्रिया ऑनलाइन है और जिसके पास में ये जो ऐसा फ़ोन उपलब्ध नहीं है तो नज़दीकी जो वितरण केंद्र है या सब डिवीज़न है या डिवीज़न में भी जाकर इस योजना का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ से SMS के माध्यम से उनको पता चल जाएगा कि इस योजना में आपको कितना भुगतान करना पड़ेगा और कितना आपको छूट मिल रहा है। बिलासपुर के ऐतिहासिक रतनपुर स्थित मां महामाया मंदिर में आगामी चैत्र नवरात्रि पर्व को लेकर प्रशासनिक तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं, जिसके लिए मंदिर ट्रस्ट और जिला प्रशासन ने संयुक्त बैठक कर सुरक्षा व सुविधाओं का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। इस बार श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए अभूतपूर्व बदलाव किए गए हैं, जिसमें पार्किंग की चिरलंबित समस्याओं को दूर करते हुए पहली बार 20 एकड़ के विशाल क्षेत्र में लाइटिंग और समतलीकरण के साथ पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ASP मधुलिका सिंह के अनुसार पूरे मेला क्षेत्र में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे, जिसमें पुलिस बल और कार्यपालिक दंडाधिकारियों की तैनाती के साथ साथ CCTV कैमरों से 24 घंटे डिजिटल निगरानी की जाएगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में 24 घंटे चिकित्सा सेवा, एम्बुलेंस, निर्बाध बिजली और पेयजल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भीषण गर्मी को देखते हुए पंखों का विशेष प्रबंध किया गया है। विशेष रूप से सप्तमी की रात मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए पूरी तरह खुले रहेंगे और पदयात्रियों की घर वापसी के लिए प्रशासन द्वारा 20 बसों का संचालन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त भंडारे के सुचारू संचालन हेतु प्रशासन ने 30 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है, ताकि व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर और सुरक्षित रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति महामाया मंदिर रतनपुर में चैत्र नवरात्र अभी प्रारंभ होने जा रहा है। उसके मद्देनज़र बैठक जिला प्रशासन, पुलिस और ट्रस्ट की एक बैठक
ली गई थी, जिसमें ट्रस्ट की तरफ से और प्रशासन की तरफ से पुलिस को के लिए जो निर्देश दिए गए हैं सुरक्षा को लेकर के, यातायात प्रबंधन को लेकर के, उस संबंध में पर्याप्त व्यवस्था लगाया जा रहा है और सुचारू रूप से वहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात के मद्देनज़र संपूर्ण व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। बिलासा देवी केवट एयरपोर्ट चकरभाटा से हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए अलायंस एयर का नया समर शेड्यूल मिलीजुली खबर लेकर आया है। एयरलाइंस कंपनी ने महज 15 दिनों के भीतर अपने पुराने शेड्यूल को बदलते हुए दिल्ली के लिए बहुप्रतीक्षित डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा शुरू कर दी है, जो अब सप्ताह में 4 दिन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और शनिवार सुबह 10:50 पर उपलब्ध होगी। साथ ही कोलकाता के लिए भी गुरुवार और शनिवार को सुबह 8:20 पर उड़ान जारी रखी जाएगी। हालांकि इस नए बदलाव ने क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बड़ा झटका दिया है, क्योंकि जबलपुर, प्रयागराज, अंबिकापुर और जगदलपुर के लिए संचालित होने वाली उड़ानों पर फिलहाल पूरी तरह ब्रेक लगा दिया गया है। पूर्व में जारी कनेक्टिंग फ्लाइट्स के बंद होने से इन शहरों के यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त मांग बढ़ने के कारण किराए में भी भारी उछाल देखा जा रहा है, जहाँ दिल्ली का किराया 10,000 से 15,000 के बीच पहुंच गया है। वहीं कोलकाता का सफर 3,800 से 4,400 के आसपास पड़ रहा है। हालांकि विभाग के अधिकारियों ने उम्मीद जताई है कि आगामी दिनों में शेड्यूल में फिर से सुधार होगा और जिससे बंद हुए रूट पुनः बहाल हो सकेंगे। एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जयजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जयजया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर नगर निगम में आधुनिक तकनीक के समन्वय के साथ जनगणना के कार्य ने गति पकड़ ली है, जो इस बार पारंपरिक मैनुअल पद्धति को छोड़कर पूरी तरह से डिजिटल स्वरूप में संपन्न की जा रही है। इस महत्वाकांक्षी अभियान के अंतर्गत नगर निगम के लगभग 3,000 कर्मचारियों की विशाल टीम घर घर जाकर डेटा संकलन में जुटी हुई है, जिसमें जोन कमिश्नर, सुपरवाइजर और विशेष रूप से प्रशिक्षित प्रगणक शामिल है। वर्तमान में मकान सूचीकरण यानी हाउस लिस्टिंग का चरण चल रहा है, जिसके तहत मकानों पर मार्किंग और नंबरिंग का कार्य तेजी से किया जा रहा है। निगम अधिकारियों के अनुसार अब तक शहर के लगभग 70% मकानों का सूचीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। आगामी 2-3 दिन तक प्रत्येक वार्ड का सटीक नजरी नक्शा तैयार होने की उम्मीद है। इस डिजिटल प्रक्रिया की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि परिवार के सदस्यों की संख्या, मालिक का नाम, शौचालय, किचन की स्थिति और पानी की सुविधा जैसे महत्वपूर्ण विवरण सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से सिस्टम पर अपडेट किए जा रहे हैं, जिससे डेटा की शुद्धता सुनिश्चित होगी। निगम के इंजीनियर जुगल सिंह ने जानकारी दी है कि इस इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से प्रशासन के पास हर वार्ड की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी, जो भविष्य की सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन में मील का पत्थर साबित होगी। ट्रेनिंग चल रही है, किस तरह की जनगणना की जा रही है? अभी जनगणना का कार्य यहाँ प्रारंभ हो गया है। ट्रेनिंग प्रशिक्षण वाला शेड्यूल चल रहा है, तो इसमें अभी हमारा मकान सूचीकरण है एक्चुअल में। तो जो हमारे संबंधित जोन कमिश्नर हैं, उनके अंडर में सुपरवाइजर है, उनके अंडर में प्रगणक है, तो उनको अभी मकान सूचीकरण की जानकारी दी गई है और वो कार्य लगभग 70% पूरा हो गया है। 2-3 दिन में हमारे वार्डों के हर एक वार्ड के नजरी नक्शा बन जाएगा और इस बार का जो जनगणना हो रहा पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब सिस्टम पे होगा, मोबाइल पे होगा, मोबाइल ऐप के जरिए सारा चीज़ होगा और विशुद्ध तरीके से जो भी है डिजिटाइज होता है। तो पहले होता था मैनुअली हो जाता था, मैनुअल नक्शा बन जाता था। अभी हम मैनुअल नक्शा बनाने के बाद जब हम इसमें जाएंगे कंप्यूटर में, तो वो हमारा पूरा कंप्यूटराइज नक्शा भी बनेगा जनगणना का और एक एक मकान का डिटेल भी बनेगा, उनके मालिक का नाम आएगा, उसमें कितने परिवार में सदस्य हैं, उनके यहाँ शौचालय है कि नहीं है, अंदर में किचन है कि बाहर में किचन है, पानी कहाँ से पीता है, नल से पीता है, कुआं से पीता है, तालाब से पीता है। तो बहुत सारी चीज़ है इसमें। लगभग हमारे 3,000 कर्मचारी तो अभी लगे हुए हैं।
कलेक्टर संजय अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की अंतिम चरण की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति युद्ध स्तर पर करें। टीएल बैठक में उन्होंने स्पष्ट कहा कि अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट ACR उनके कार्य प्रदर्शन के आधार पर ही तैयार की जाएगी। बैठक में वन अधिकारी पट्टों के करीब 3000 प्रकरणों के शीघ्र निराकरण और वितरण के निर्देश दिए गए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत शेष पात्र किसानों का eKYC पूरा कराने तथा मृत किसानों के वारिसों को लाभ दिलाने पर जोर दिया गया। बताया गया कि जिले में अभी भी 25 से 30,000 किसान योजना से वंचित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत लंबित आवेदनों पर तेजी लाने, स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग शौचालय सुनिश्चित करने, हैंडपंप मरम्मत और जल संरक्षण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए। इसमें सप्ताह में एक बार कलेक्ट्रेट में बैठक होती है, इसमें सभी विभाग के अधिकारी आते हैं और विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विषय होते हैं उस पर डिस्कशन होता है। शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पर डिस्कशन होता है, उसमें प्रोग्रेस वगैरह की जानकारी ली जाती है। छत्तीसगढ़ में मौसम के मिजाज में एक बड़ा बदलाव सामने आया है, जिससे प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, तेज अंधड़ और ओलावृष्टि की संभावना बन गई है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य और ऊपरी क्षोभ मंडल में लगभग 5.8 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर एक चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण भी बना हुआ है। इस मौसमी प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से 18 मार्च को प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश या गरज चमक के साथ छींटे पड़ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा के मुताबिक खासकर सरगुजा और बिलासपुर संभाग के जिलों में तेज अंधड़ और ओलावृष्टि की अधिक संभावना है, जिसे लेकर विभाग ने चेतावनी जारी की है। इस बदलाव का सीधा असर तापमान पर पड़ेगा, जिससे अगले 4 दिनों में अधिकतम तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है, जहां एक और भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।